हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का ये सामाजिक विज्ञान इतिहास का चैप्टर नंबर 2 है। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसका निम्नलिखित क्वेश्चन आंसर होगा, उसको हम जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। इसको आपको मिलान करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। तो आइए देख लेते हैं। दीवानी का क्या हो जाएगा, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार होता था। सैर ए मैसूर टीपू सुल्तान, फौजीदार अदालत फौजीदार अदालत। रानी चेन्नम्मा, कितूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है सिपाही सिपाही। वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क है, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत खालिस्तान की जंग से शुरू हुई। इसका आंसर क्या होगा, प्लासी की जंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन ख है, हैदर अली और टीपू सुल्तान खालिस्तान के शासक थे। किसके शासक थे, तो मैसूर के। नेक्स्ट क्वेश्चन ग है, डलहौजी ने लैंप तथा विलय का सिद्धांत लागू किया। लैंप तथा विलय हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन घ है, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के मध्य तथा पश्चिम भाग में स्थित थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कई शासकीय बदलाव किए, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां नई जमीनों की तलाश में थी, जहां से वे सस्ती कीमत और सामान खरीद सके, उन्हें उच्च कीमतों पर बेचने के लिए वापस यूरोप ले जा सके। भारत में उत्पादित उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले कपास और रेशम का यूरोप में एक बड़ा बाजार था। काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी जैसे मसालों की भी काफ़ी मांग थी। इस कारण यहाँ जिन्होंने यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे। तो बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच निम्नलिखित बातों पर विवाद थे, जिसमें सबसे पहला है, नवाबों ने कई मौके पर ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से इनकार कर दिया। दूसरा, नवाबों ने भी कंपनी से भारी कर मांग की। तीसरा, कंपनी ने टैक्स देने से इनकार कर दिया। चौथा, कंपनी के अधिकारियों ने नवाबों को अपमानजनक पत्र लिखे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा, दीवानी का अर्थ है राजस्व वसूल का अधिकार। इस अधिकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को कई प्रकार से लाभ हुआ, जिसमें सबसे पहला है, इसने कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति दी। दूसरा, व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार शुरू हो गया। तीसरा, बंगाल के राजस्व का उपयोग भारतीय वस्तुओं को देश से बाहर निर्यात करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या आती है, आइए देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को निम्नलिखित कारणों से खतरा मानती थी। सबसे पहला कारण था, टीपू सुल्तान एक शक्तिशाली शासक था। उसके नेतृत्व में मैसूर राज्य काफ़ी शक्तिशाली हो चुका था। दूसरा, मलाबार तट से होने वाला व्यापार मैसूर राज्य के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की में लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। उसने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से मना कर दिया। ग है, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किया और उनकी सहायता से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान ने इन कदमों से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी आग बबूला हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों में खलबली मच गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, सब्सिडरी एलायंस सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। सहायक संधि के माध्यम से कंपनी अपना वर्चस्व पूरे भारत में फैलाना चाहती थी। इसके अनुसार जो भी रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती, उसे अपनी स्वतंत्रता सेनाएं रखने का स्वतंत्र अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सुरक्षा के बदले रियासत कंपनी को रकम का भुगतान करती थी। अगर कोई शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो कंपनी उसके अधिकार क्षेत्र का हिस्सा जुर्माने के तौर पर कब्जा कर लेती थी। यह संधि अंग्रेजों की
विस्तारवादी नीति का एक प्रमुख हिस्सा थी। इस व्यवस्था के कारण अवध के नवाब को अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपना पड़ा था, क्योंकि उसके पास सहायक सेना के भुगतान के लिए पैसे नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, कंपनी का शासक भारतीय राजाओं के शासक से किस प्रकार अलग था? तो इसका आंसर हो जाएगा, कंपनी का शासक भारतीय राजाओं के शासक से निम्न प्रकार से भिन्न था, जिसमें सबसे पहला है, कंपनी का शासन सीधे गवर्नर जनरल के हाथों था, वही भारतीय शासन में यह ताकत राजा या नवाबों के हाथों में होती थी। दूसरा, कंपनी के शासक में हर जिले में फौजदारी और दीवानी अदालत अलग अलग थी, वहाँ भारतीय शासक ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई थी। तीसरा, हर जिले में कलेक्टर की भूमिका होती थी, उसका मुख्य काम लगान वसूलना और सभी सरकारी महकमों के आपसी तालमेल से जिले की कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलाव का वर्णन करें। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को सिपाही सेना के नाम से जाना जाता था। सेना में मुख्य भागीदारी भारत के किसान थे, जिन्होंने पेशेवर सैनिक बनने के लिए कंपनी द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। कंपनी सेना में बड़ा बदलाव यह था कि घुड़सवार सेना पर पैदल सेना का प्रभुत्व था और उनकी सुरक्षा के लिए कस्तूरी माचिस की व्यवस्था की गई थी। कंपनी ने एक समान सैन्य संस्कृति भी शुरू की। यह सैनिक को अभ्यास और अन्य अभ्यासों के माध्यम से यूरोपीय प्रशिक्षण दिया जाता था। ओके, तो आज के वीडियो में हमने आपको क्या बताया, एनसीईआरटी क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद।